नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। गुजरात चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने आज गुजरात चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है और अब सभी पार्टियां अपने अलग अलग दावे और वादों के साथ मैदान में उतरी हुई हैं। अब तक यह माना जा रहा था कि गुजरात में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता रहा है, सालों से यह प्रचलन रहा, लेकिन इस बार एक और पार्टी अपना दावा ठोक रही है, वो है आम आदमी पार्टी। आज कई सारे अलग अलग रिएक्शंस इस पर देखने को मिले सभी पार्टियों की तरफ से, लेकिन एक जो अहम बात आज देखने को मिली वो ये थी कि एक संस्था चुनाव आयोग, उसके ऊपर भी सवाल खड़े करने की कोशिश हुई कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से। हालांकि चुनाव आयोग ने पूरे तरीके से, पुरजोर तरीके से इसका जवाब दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह यही वो पार्टियां हैं जो अब तक कई बार इस तरह के सवाल खड़ी करते रही, लेकिन जब नतीजे आए तो फिर इन सब का मुंह बंद हो गया। तो इस पर भी आज करेंगे चर्चा, लेकिन किसमें कितना है दम, कौन मारेगा बाजी कौन नहीं, इसके लिए तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आज क्या क्या दावे रहे और क्या क्या बयानबाजी रही चुनाव की घोषणा के बाद से, वो जरा एक बार सुन लेते हैं। The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. तो 2 चरणों में चुनाव होगा और तारीखों की घोषणा जिस तरह से अभी आपने सुना चुनाव आयोग की तरफ से जब की गई, उसके बाद बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से अलग अलग सुर में कुछ बातें सामने आई। जरा एक एक कर उन पर नजर डालते हैं। कांग्रेस पार्टी आज इस हालत में पहुंच गई है कि उसे किसी पर भरोसा नहीं, न संवैधानिक संस्था पे भरोसा है, न जनता पे भरोसा है, क्योंकि जनता का भरोसा कांग्रेस पे नहीं है और कांग्रेस का भरोसा जनता पे नहीं। वो जानती है, ये कबूलनामा है कांग्रेस का कि वो गुजरात का चुनाव बुरी तरह से हार रही। देखिए, बीजेपी की रणनीति एक ही रहती है, जनता के बीच में जाके जनता की सेवा करना। उसके लिए हम हर घर तक पहुंचते हैं, चाहे वो पन्ना प्रमुख के द्वारा, चाहे वो जो न्यू स्ट्रेटेजी जो हमने बनाई है गुजरात के लिए, वो पाटिल साहब के नेतृत्व में, उसमें एक ही उसका संकल्प है कि जनता के बीच में जाना, हर घर तक पहुंचना है। आम आदमी पार्टी कोई है, दिल्ली भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दिल्ली में है, दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर दिल्ली है, दुनिया में कोई हॉस्पिटल, आम आदमी पार्टी ने एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। संदीप दीक्षित जी आएंगे, एजुकेशन के बारे में बताएंगे। तो झूठ पर झूठ, यहाँ पर ऑटो में बैठ जाते हैं और दिल्ली में 2 करोड़ वाली गाड़ी में बैठते हैं, वो जो लैंड क्रूजर है पंजाब सरकार, हवाई जहाज में आते हैं, प्राइवेट जेट में। तो क्या हमें सिर्फ बुशर्ट पहनने से तो आम नहीं हो जाता है ना। તમે મને તમારો ભાઈ માનો છો ને, આપના પરિવારનો હિસ્સો માનો છો ને, મને આટલો પ્રેમ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। હું આપને વચન આપું છું કે તમારો ભાઈ બનીને તમારા પરિવારની જવાબદારી સંભાળીશ, તમને મોંઘવારીમાંથી મુક્તિ અપાવીશ, તમારી વીજળી ફ્રી કરી દઈશ, આપના બાળકો માટે શાનદાર સ્કૂલ બનાવડાવીશ, આપના પરિવારની સારવાર માટે શાનદાર હોસ્પિટલ બનાવડાવીશ, તમારા બાળકો માટે રોજગારની વ્યવસ્થા કરીશ, તમને અયોધ્યા શ્રી રામચંદ્રના દર્શન કરવા લઈ જઈશ। બસ એક બાર એક મોકો આપો, જીવનભર તમારો ભાઈ બનીને રહીશ। तो अलग अलग स्वर, अलग अलग बोली, अलग अलग रंग नेताओं के इस बार गुजरात के चुनाव में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो आरोपों का दौर एक
चला चुनाव आयोग को लेकर वो शुरू हुआ कांग्रेस के एक ट्वीट से। वो क्या ट्वीट था, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट आता है कि भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्थान है और ये निष्पक्ष चुनाव कराता है। देखिए लाइन तो ये है, लेकिन इसके नीचे जो उन्होंने इमोजी डाली है वो इमोजी अपने आप में ये सवाल खड़ा करती है कि आखिर कांग्रेस को निर्वाचन आयोग पर ये सवाल क्यों खड़े करने पड़े। इस बारे में हम जरा चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं इस ट्वीट पर और इन आरोपों पर जब मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने दोनों मुझसे पूछे हैं, और अगर निष्पक्षता कमीशन की और इंडिपेंडेंस, इस पर मैं आपको संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाया तो ये हमारे ऊपर ही एक डाउट हुआ। तो इससे पहले आपके प्रश्न पे आऊं मैं, जहां तक डिले का प्रश्न पूछा अभी एक साथी ने, आपको एक्चुअली दी अनाउंसमेंट में बहुत सारी चीजों को बैलेंस करना है, जिसमें देयर इज ए ट्रेडिशन ऑफ काउंटिंग इट टुगेदर, देयर इज वेदर, there is a difference between the date of last term of the assembly, the number of days on which MCC would be introduced. So there are a large number of factors. So there are certain factors which let me tell you in case this particular case. Announcement जो आज हम कर रहे हैं वो अभी भी लास्ट डेट ऑफ जो टर्म है असेंबली का वो 18 फरवरी 2023 में, उससे 110 दिन पहले है। तो चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर बताया कि किस तरह से पूरी तरह से क्रमवार सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरह जो आरोप है उनमें कोई दम नहीं है। और उन्होंने यह भी जवाब दिया कि ये पार्टियां अलग अलग चुनाव से पहले इस तरह के आरोप लगाती रही हैं और उसके बाद जब नतीजे आते हैं और इनके फेवर में नतीजे अगर आ जाते हैं तो फिर सबकी बोलती बंद हो जाती है। और ये ट्रेंड तो दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी दिखाई दिया, उसके बाद भी लगातार तब से लेकर अब तक इस तरह का ट्रेंड देश में दिख रहा है कि पहले कीचड़ उछाली जाती है संस्थाओं के ऊपर और उसके बाद जब नतीजे या कुछ भी जो बात है उनके पक्ष में आती है तो फिर सब अलग अलग सुर में फिर से बात करने लग जाते हैं। बहरहाल ये जो पूरा मामला है और अब किसमें कितना है दम, इसी पर सबकी निगाहें लगी हैं, क्योंकि इस बार गुजरात में जो चुनाव है वो सिर्फ मुद्दों पर आधारित नहीं है, बल्कि कुछ पार्टियों ने कुछ अलग तरीके से भी मैदान में ताल ठोक दी है। जरा उस पर भी करेंगे चर्चा। बेहद ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ सीधे आज 5 की पंचायत में जुड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं परिचय कराऊंगी अपने विशेष मेहमानों से और हम अपनी इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अब देखते रहिए डीडी न्यूज। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और हम आज चर्चा कर रहे हैं गुजरात के चुनावों का, जिस तरह से बिगुल बज चुका है, ताल ठोककर सभी पार्टियां मैदान में उतर आई हैं। खास मेहमानों से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं शलभ मणि त्रिपाठी जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ एडवोकेट महिमा सिंह जी है जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, पक्ष रखेंगी कांग्रेस पार्टी का। हमारे साथ घनेन्द्र भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के और आम आदमी पार्टी के दावों में कितना दम है जरा उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और एक और खास मेहमान हमारे साथ आज सीधे स्टूडियो में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है अनिल कुमार बंसल जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। और मैं शुरुआत शलभ मणि जी आप ही से करूंगी, क्योंकि सवाल सत्ता में बीजेपी वहां पर है और इसीलिए खड़े ये भी हो रहे हैं कि अब 5 साल बाद भी बीजेपी को ही वहां पर क्यों चुना जाए, जबकि आम आदमी पार्टी तो कई सारे दावे लेकर वादे लेकर मैदान में है। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि वो 1985 का इतिहास दोहरा सकती है। तो क्या आपके पास है इस बार वोटर्स के लिए? शलभ मणि जी अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए, मैंने कहा कि लोगों ने गुजरात को कांग्रेस के दौर में भी देखा है और भारतीय जनता पार्टी के दौर में भी देखा है। कांग्रेस के दौर में
गुजरात थी, अतीक की गुजरात थी, सोहराबुद्दीन की गुजरात प्लेग के लिए बदनाम था। लोग कहते थे अगर प्लेग फैलता है तो सूरत से फैलता है पूरे देश में। ऐसा गुजरात कांग्रेस ने अपने दौर में किया था। अगर पतंग लड़ते थे, स्कूटर लड़ते थे, सड़के उठाते, गरबा के भीतर माताएं बैठे सुरक्षित, उनके पर्व तीज त्योहार होते थे, लोग सुरक्षित भाव से पर्व तीज नहीं मना पाते थे, गणेश उत्सव नहीं मना पाते थे। उस दौर से निकालकर मोदी जी ने गुजरात को महात्मा गांधी का गुजरात बनाया, वल्लभ भाई पटेल का गुजरात बनाया, और आज लोग गुजरात के गौरव करते हैं कि वहां से नरेंद्र मोदी जी वहां के हैं, अमित शाह जी वहां के हैं। ये जो बदलाव हुआ है गुजरात के लोग इसको बखूबी महसूस करते हैं। और पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था, हम सब चुनाव क्षेत्र में थे वहां पर, पिछली बार भी बहुत तरह के दावे किए गए, बहुत तरह की कोशिशें की गई, बहुत तरह के षड्यंत्र किए गए, बहुत तरह के झांसा देने के प्रयास भी हुए, लेकिन गुजरात की महान जनता ने जो मोदी जी के बीच में और गुजरात के लोगों के बीच में जो आत्मीय जुड़ाव, जो भावनात्मक जुड़ाव है, उस पर मुहर लगाई, मोदी जी के काम पर मुहर लगाई, जो भाजपा की सरकार है गुजरात के भीतर उसके काम पर मुहर लगाई। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भी बहुत तरह की कोशिशें होंगी, बहुत तरह की साजिशें भी होंगी, बहुत तरह के षड्यंत्र भी होंगे, लेकिन गुजरात में जिस तरह विकास हो रहा है, गुजरात का नाम पूरी दुनिया में जिस तरह से आगे बढ़ा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार गुजरात में बनने जा रही है। ठीक है एडवोकेट महिमा सिंह जी, मैं कांग्रेस से पहले तो ये सवाल पूछूंगी क्योंकि चुनाव आयोग ने बेहद ही विस्तार से इस बात का जवाब दिया। जो सुबह ट्वीट आया कांग्रेस पार्टी का, उसमें बीजेपी की तरफ से अलग अलग रिएक्शन आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो ऐसा लगता है पहले ही हार मान लिया है, इसीलिए अभी से ही संस्थाओं के ऊपर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। तो क्या ये तरीका ठीक था और क्या कांग्रेस को कुछ डर सता रहा है, इसीलिए अभी से आरोप लगाने शुरू हो चुके हैं? महिमा जी अनम्यूट कीजिए, महिमा जी अनम्यूट कीजिए। ऐसा मैं बहुत गर्व से कहती हूँ, और आम आदमी की आवाज हो या विपक्ष की आवाज हो, वो सिर्फ एकमात्र अगर आज आवाज है केंद्र में तो वो कांग्रेस पार्टी है। और जहां तक बात एजेंसियों की है, एजेंसियों के ऊपर सवाल उठाने की बात है, तो वो हमने नहीं उठाए, वो तो पूरा विपक्ष। आप ये देख सकते हैं कि देश भर के अंदर डर जो सता रहा है वो आज भाजपा को सता रहा है। वो क्या डर है वो तो भाजपा बेहतर जानती है, लेकिन पूरा विपक्ष कभी किसी पार्टी के किसी नेता, कभी किसी और पार्टी के, कभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर, जिस तरह से हमने ईडी का प्रहार, सीबीआई का प्रहार देखा है पास्ट में, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भाजपा को कोई डर सता रहा है। और आज सुबह जो बात हमने कही अपने ट्वीट के अंदर, उसका सीधा सीधा अर्थ जैसे जो लिखा गया है वही उसका अर्थ है। क्योंकि देखिए, हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों में साथ में ही चुनाव होना था और बहुत ज्यादा अंतर नहीं था दिनों का उनके अंदर। और हमने अतीत में भी देखा है जिस तरह से चुनावों की घोषणा होती है। तो ये इस बार जो हमने देखा कि किस तरह से चुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर घोषित हो गए, हो भी जाएंगे अभी, लेकिन गुजरात के चुनाव घोषित करने में जो देरी पे देरी होती जा रही थी, उसके लिए चेताना आवश्यक था और विपक्ष का कार्य है चेताना, वही कार्य हमने किया। लेकिन गुजरात के अंदर के जो हालात हैं अभी, वो ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि क्यों भाजपा जो है वो अब नियंत्रण अपना एजेंसियों पर और दूसरे चीजों पर बनाने की कोशिश महिमा जी ठीक है, ठीक है महिमा जी, चुनाव आयोग ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बताया कि इससे पहले भी कितनी बार उन्हीं दलों ने सवाल खड़े किए और जब नतीजे उनके फेवर में आ जाते हैं तब सब चुप हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि चुनाव आयोग, क्योंकि इतने समय तक तो आप ही की पार्टी सत्ता में रही, तो ये सवाल खड़े करना सही है? क्योंकि उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया है, कितने दिन अभी बाकी हैं, और पूरी तरह से जो बेबुनियाद तरीके से अगर आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर, तो उसका उन्होंने जवाब भी दिया। रीमा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्या विपक्ष में खड़े होकर ये सवाल करना गलत है? आपने मुझसे पूछा क्या ये सही है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये गलत है? विपक्ष होते हुए सरकार पर या एजेंसियों पर सवाल खड़े करना क्या गलत है?
महिमा जी, सवाल खड़े करना बिल्कुल ठीक है, सवाल खड़ा करना तो लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, लेकिन वही बात चुनाव आयुक्त ने भी आज कही कि सवाल अगर खड़े किए जाए तो उसकी कुछ बुनियाद होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ का जब चुनाव हुआ था तब भी कुछ ऐसे ही आरोप लगे थे और उसके बाद जब नतीजे आ गए तो सबने एकदम से बोलना बंद कर दिया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी इसी तरह से आरोप लगाए थे। तो मेरा कहना सिर्फ यह है कि एजेंसियों पर, कोर्ट पर इस तरह से आरोप लगाना क्या सही है? सवाल खड़े करना सही है, यह आपने बता दिया। आपने बोला कि सभी का अधिकार है। मैं कहती हूँ सभी का तो अधिकार है, विपक्ष का तो कर्तव्य है। हम तो अपना कर्तव्य अदा कर रहे हैं इस देश के, इस मिट्टी के प्रति, और वो सवाल हम उठाते रहेंगे। चलिए ठीक है, उसमें किसी को कितना भी संशय हो, ठीक है, क्योंकि आज सरकार संशय के घेरे में है और सरकार के साथ साथ सारी एजेंसियां जिनकी जो कार्य प्रणाली है वो एक ही तरफा दिखती है और भाजपा के सारे कदम सही दिखाई देते हैं इन एजेंसियों को, तो वो संशय के घेरे में। चलिए ठीक है महिमा जी, मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ सवाल ये भी होता है ना कि जब चुनाव से पहले आप चुनाव आयोग की संस्था पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं तो फिर चुनावों का और जनता के बीच में जो उसकी एक इमेज है वो किस तरह से धूमिल करने की कोशिश है। सिर्फ एक जवाब। चलिए ठीक है, कर लिया करें ऐसे लोगों के ऊपर। ठीक है, चलिए मैं धनेंद्र जी आपके पास है तो यदि आज जैसा इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं वैसा है तो वो बाद में कार्यवाही किया करें, उचित कार्यवाही। सवाल गलत होता है तो। शैलमणि जी, मैं आपसे इस पर जवाब चाहूंगी, उसके बाद मैं धनेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि सरकार के साथ मिली भगत है सारी एजेंसियों की और उसमें चुनाव आयोग भी शामिल है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, हमारे देश का संविधान हो या हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं, इनको अगर किसी ने अपमानित करने का काम किया है तो हमेशा तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये वंशवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी, और आपका कल्पना करिए कि जब देश की सबसे जो पुरानी डेमोक्रेटिक पार्टी है वो जब इस तरह का मैसेज देती है पूरी दुनिया में आपके लोकतंत्र के बारे में क्या धारणा, भारत के बारे में क्या धारणा बने। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से बकायदे निर्वाचन आयोग का मजाक उड़ाया जा रहा है, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तो सवाल नहीं उठाया, राजस्थान में सवाल नहीं उठाया, पंजाब में भी ये बात नहीं आई। अब आप क्योंकि चुनाव हारने जा रहे हैं, आपको पता है कि आप एक बहुत ही छोटी हैसियत में रह गए हैं गुजरात के भीतर, और इन्हीं सब कर्मों की वजह, ऐसा नहीं है, इन्हीं सब कर्मों की वजह से, इन्हीं सब करतूतों की वजह से आपने जो भ्रष्टाचार किया है, आपने जो गुजरात के साथ अन्याय किया, आपने गुजरात को जो अराजकता किया, आग में धकेला, आपने गुजरात को दंगा स्टेट बना दिया, इन सब वजहों पर आप जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं का पूरी दुनिया के सामने अपमान करते हैं, इन्हीं वजहों से कांग्रेस की हैसियत दिनों दिन खत्म होती जा रही है और कांग्रेस को भारत की तरफ जो देश बढ़ रहा है मुझे लगता है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यही है। ठीक है, ठीक है। धनेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि कांग्रेस जी मुझे उत्तर देने मैं महिमा जी आ रही हूँ, एक एक करके आते हैं अब, क्योंकि आपने कई आरोप लगाए थे, मैंने उस पर जवाब दिया। अब मैं एक बार धनेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी। धनेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है, इस चुनाव में वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी कह रही है कि आप कांग्रेस पार्टी के सामने आके खड़े हुए क्योंकि आप उन्हीं के वोट काटेंगे। तो पहले थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि आप किसकी बी टीम है और आपका खुद का वजूद क्या है इस बार। देखिए रीमा जी, आजादी को 75 साल हो गए और इन 75 सालों में गुजरात में 48 साल कांग्रेस की सरकार रही, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 75 साल में भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने मिलकर गुजरात को लूटने का काम करा, दोनों ने मिलकर गुजरात के लोगों को छलने का, गुजरात के लोगों को चीट करने का काम करा है। 47 साल कम नहीं होते, आज कांग्रेस क्या ये ठीक करेंगे? 47 साल आपकी सरकार इसमें ऑडियो जी बोलिए। हाँ, 47 साल में घट गया है, बहुत ज्यादा घट गया है, बीच में बहुत ऊंचा हो गया था। गुजरात ठीक करेंगे, जब दूसरी पार्टी के वो प्रवक्ता बोल रहे थे तो बहुत ऊंचा हो गया था, अभी बिल्कुल कम हो गया। 27 साल भारतीय जनता पार्टी को दी है। आज क्या हो रहा है? आज भी गुजरात में वही है कि आज भी गुजरात में सरकारी स्कूलों का हाल खराब है, आज भी गुजरात में सरकारी अस्पतालों का हाल खराब है, आज भी गुजरात में किसानों की जमीन जबरदस्ती छीन कर कॉर्पोरेट को दी जा रही है। आज भी वहां पे जो उद्योगपतियों का शासन है, वो जो चाहते हैं वही करते हैं। आज भी आम आदमी को जो जस्टिस चाहिए वो जस्टिस नहीं मिल पा रहा। और आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? हम यही तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो अच्छी गवर्नेंस देंगे, हम आएंगे तो ईमानदार सरकार देंगे, हम आएंगे तो हर आदमी को बिजली फ्री देंगे, हम आएंगे हर आदमी को पानी फ्री देंगे, हर महिला के खाते में 1000 रुपए डालेंगे, हर नौजवान को रोजगार देंगे, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम देंगे, किसानों को ये राइट देंगे कि वो अपनी जमीन
खुद मैं घनेंद्र जी आपको यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैं घनेंद्र जी आपको यहाँ पर रोकूंगी। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग हुई है, जिसमें खुद इमरान खान भी घायल हो गए हैं। और पूरी खबर क्या है, वजीराबाद में इमरान खान के जो मार्च चल रहा था उसके दौरान ये फायरिंग हुई है। हमारे सहयोगी इस वक्त अमृतपाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमृतपाल, क्या खबर है? देखिए रीमा, इस वक्त जो खबर ये है कि इमरान खान के कंटेनर पे फायरिंग हुई। उनके साथ उनकी पार्टी के एक सेनेटर थे जो वो इंजर्ड हुए हैं। इमरान खान के पैर पे गोली लगी है। ये कहा जा रहा है कि उनके दाहिने पैर पे गोली लगी है और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि एक मैसिव रैली थी जिसके दौरान ये फायरिंग हुई। ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तानी मीडिया में कि एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सोचा जा रहा है कि 2 हमलावर थे। दूसरा हमलावर अभी उसकी गिरफ्तारी का पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर एक की गिरफ्तारी की खबर है। इमरान खान की ऐसे लाइफ खतरे में नहीं है क्योंकि गोली पैर पे लगी है। उस वक्त उनको पैर पे बैंडेज करके तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। एम्बुलेंस वहाँ मौजूद थी उनकी रैली में जिसमें उनको लेके जाया गया। उनके एक जो सेनेटर हैं शाह फैजल नाम के, वो उनके साथ उस वक्त थे, वो इंजर्ड हुए हैं। उनके जो विजुअल्स उनकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर चल रहे हैं उसके हिसाब से वो काफ़ी लहूलुहान दिख रहे थे। अब ये पाकिस्तानी हॉस्पिटल या अथॉरिटीज़ ने कंफर्म नहीं किया है कि उनको कितनी बड़ी इंजरी आई है या क्या उनकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, पर इमरान खान की क्लियरली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है क्योंकि उनके पैर में गोली लगी है। रीमा, अमृतपाल, आपने कहा कि हमलावर के बारे में उसको गिरफ्तार तो कर लिया गया, कुछ जानकारी मिल पाई है कि हमलावर कहां से किससे संबंधित था और क्या कुछ इस तरह की बात का खुलासा हुआ, इस हमले के पीछे किसका हाथ, या तमाम जो बारीकी से अगर इसका कुछ जानकारी मिली हो तो? नहीं जी, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ये इंसिडेंट काफ़ी फ्रेश है। पुलिस या पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने अभी कोई इस पर अपना बयान जारी नहीं किया है, ना ही पीटीआई ने आधिकारिक तौर पर कुछ कहा है। तो सिर्फ अभी तक इतना मालूम है कि हमला हुआ है उनकी रैली पे और उनको शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में। वो विजुअल्स पाकिस्तानी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर चल रहे हैं, पर उनके मीडिया में भी अभी सिर्फ क्यास ही लगाए जा रहे हैं। ये नहीं कहा जा रहा कि हमलावर कौन था या उसके पीछे उनका क्या मोटिव था। रीमा, अमृतपाल, ये जो मार्च इमरान खान की थी इसके बारे में क्या पता लगा, किस तरह की आज उनकी रैली थी जिसमें इतने बड़ी संख्या में लोग थे? हाँ जी, देखें वो पिछले कुछ दिनों से एक शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं। कल तो गकर मंडी में उनकी जिस तरह की भीड़ थी, जो क्राउड्स उनके साथ आए थे, तो उन्होंने कल ये कहा था कि अब पिंडी और इस्लामाबाद हिल जाएगा और उनको पता लगेगा कि पीटीआई के साथ किस तरह की स्ट्रेंथ है, लोग आवाम उनको कैसे सपोर्ट कर रही है। क्लियरली एक तरह का मैसेजिंग थी आर्मी को, हालांकि उन्होंने खुल के नाम नहीं लिया, पर एक तरह की मैसेजिंग क्लियरली थी आर्मी को कि इमरान खान को अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि इमरान खान पर केसेस चल रहे हैं। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है इमरान खान को किसी केस में अरेस्ट करके जेल में भेज दिया जाए, पर ये क्लियर है कि वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे थे। गुजरात में उन्होंने रैली की, पंजाब का उनका एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात, वहाँ पर मंडी गखड़ में रैली की, गुजरांवाला में रैली की। तो क्लियरली गुजरांवाला में जो टर्नआउट था वो भी काफ़ी बड़ा टर्नआउट था। तो वो अलग अलग शहरों में कंटेनर्स पर चढ़ के खिताब करते हैं लोगों को और काफ़ी भीड़ उमड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह से ये खबर पाकिस्तान से आ रही थी, जो हमने आपको बताई, इमरान खान जिनकी आज रैली वहां पर हो रही थी इस्लामाबाद में, वहां पर एक हमलावर ने उनके ऊपर फायरिंग की कंटेनर पर और उनके भी पैर में गोली लगी। हालांकि वो सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर है, लेकिन जांच जारी है कि आखिर हमलावर के पीछे किसका हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल इस तमाम जानकारी के लिए। और लौटते हैं अपनी खबर की तरफ। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनेंद्र जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन एक क्विक रिएक्शन में जरा अनिल कुमार बंसल जी भी हमारे साथ। मैं आ रही हूँ घनेंद्र जी, आप बहुत सारे सवाल है आपके लिए भी, मैं आ रही हूँ आपके पास। अनिल जी, इस वक्त जो
बात यहाँ पर शलम मणि जी कह रहे कांग्रेस आम आदमी पार्टी, फायदा किसको होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले में नुकसान किसको है इस वक्त और फायदा किसको होता दिख रहा है? देखिए, भाजपा का जो अपना स्टैंड है रीमा जी, वो है कि जहां भी अरविंद केजरीवाल जी ने नुकसान किया है, चाहे वो दिल्ली में किया है, चाहे वो पंजाब में किया है, वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नुकसान किया है। दिल्ली में भी यदि भी उनकी सीटें काफी आई, लगातार वो हैं, और बीजेपी का जो वोट बैंक है वो लगभग 30% से ज्यादा लगातार बना हुआ है। तो गुजरात में अभी आम आदमी पार्टी का उस तरह का जो कार्यकर्ताओं वाला सांगठनिक आधार उस तरह का नहीं है जिसके बल पर वो ये सपना देख सकें। और कांग्रेस ने कहा है, खुद राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो हवा में है। बीजेपी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को ही कहीं नहीं मान रही है, लेकिन जो विपक्ष है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वही एक दूसरे को उस तरह से मान रहे हैं कि किसी का कोई प्रभाव नहीं है। अगर आप अतीत की तरफ देखें तो 1995 में वहाँ बीजेपी की सरकार आई थी, बीच में एक बार वो सरकार गिर गई, शंकर सिंह वाघेला ने रिवोल्ट किया था, फिर दोबारा केशु भाई 98 में बने, फिर 2001 में नरेंद्र मोदी जी वहाँ चीफ मिनिस्टर बने। 95 से क्रमोवेश लगातार 2022 तक चुनाव हो रहा है, वहाँ भाजपा का ही राज है। और लोकसभा चुनाव अगर आप देखो 26 सीटें वहाँ हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में 26 की 26 सीटें बीजेपी ने जीती और वो 62% वोट लेकर, 62% वोट जिसको हम मेजोरिटी से भी 51% वोट मेजोरिटी वोट है, 62% वोट जिस पार्टी को मिल रही है उसके सामने कौन मुकाबले में है, ये आंकड़े तो किसी को मुकाबले में नहीं मानते। और पिछली दफा राहुल गांधी जी ने अच्छा चुनावी अभियान चलाया था, लेकिन इस बार तो राहुल गांधी जी गुजरात में नहीं दिख रहे हैं। 2017 में तब भी 77 सीटें मिली थी और 50% के आसपास वोट भाजपा का आया था और 99 सीट लेकर भाजपा ने स्पष्ट बहुमत पाया था। तब ये देखा गया था कि नरेंद्र मोदी जी के बिना ये गुजरात का 2017 का चुनाव है। उससे पहले वो तो चूंकि माना जाता था कि उनके सामने कुछ चुनौती दे ही नहीं सकता, तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए हैं। अब देखना है कि अब भाजपा कैसे अपना गढ़ बचाती है। तो तब भी 99 सीटें जीतकर भाजपा ने अपनी सरकार बचाई थी और 2019 में लोकसभा में तो खैर क्योंकि मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के नाम पर मांगे जा रहे थे, तो 26 की 26 सीटें भाजपा ने जीती। आम आदमी पार्टी को वहाँ स्थानीय चुनाव में कुछ सीटें मिली हैं जिसके कारण वो ये सपना देख रहे हैं। पिछली दफा भी उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे, उनको कोई खास खाता भी उनका नहीं खुला था। ठीक है, तो इस बार भी वो कितनी उम्मीद करते हैं, देखिए चुनाव में दावे तो सब करते हैं और करना चाहिए। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। घनेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में भी यही सब वादे थे, 4 चीजें हैं जिसको लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी हर चुनाव में जा रही है। उत्तराखंड में भी वही वादे थे, गुजरात में भी वही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गुजरात में आज देखा हमने संदेश गुजराती में था अरविंद केजरीवाल का, और वहां पर कुछ ऐसा भी है कि पूरी तरह से वो कृष्ण भक्ति में भी उतर आए हैं, जगह जगह मंदिर में वो रुद्राक्ष की माला के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपकी भी स्ट्रेटेजी तो चेंज हो चुकी है। आपको लग गया है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में ये सब वादे क्लिक नहीं हुए तो गुजरात में थोड़ा सा हट के बात की जाए। देखिए रीमा जी, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ सिर्फ गुजरात पूरे देश की आखिरी उम्मीद है, क्योंकि देश ने देख लिया कि 75 साल से कांग्रेस और चाहे भारतीय जनता पार्टी इन्होंने देश को लूटने का काम करा। आज देश का आवाज नहीं कह रहा, हम क्या कह रहे हैं कि गरीब के बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, हम कह रहे हैं गरीब के बुजुर्ग के लिए इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, हम कह रहे हैं महिला की सुरक्षा सम्मान होना चाहिए, बेरोजगारों के हाथ में रोजगार होना चाहिए, किसानों को उसकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए। यही तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और यही अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जिसको लेकर हम गुजरात में जा रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था, देखिए वो कह रहा है कि जिस तरीके से चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, 48 साल कांग्रेस की सरकार रही गुजरात में, इन्होंने गुजरात को लूटा, 27 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इन्होंने भी लूटने का काम करा। आज भारतीय जनता पार्टी का मोरबी में जिस तरीके से 150 लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, भ्रष्टाचार की वजह से 150 लोगों का सामूहिक हत्याकांड हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी का गुजरात मॉडल पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है, पूरी तरीके से लोगों के सामने पर्दाफाश हो गया कि गुजरात में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नीचे के अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री। घनेंद्र जी अभी चुनाव हुए नहीं है, अरे घनेंद्र जी जान गई है मोदी आतंक का मोदी सामूहिक हत्याकांड था जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करवाया। उन 150 लोगों के परिवार आज भी चिल्ला रहे, आज भी चीख रहे। और घनेंद्र जी एक सेकंड, घनेंद्र जी ठीक है घनेंद्र जी, एक तो आपने ये जो सारे वादे गिनाए, आपने कहा हम सिर्फ इतनी ही बात कर रहे हैं, आपने एक चीज इसमें डाली नहीं
कि अयोध्या में जाकर के जिसको भी दर्शन करने हैं वो भी कराएंगे। ये तो नई बात आई है ना सामने, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी नहीं, एक सेकेंड, और दूसरा जो अभी तो चुनाव हुए नहीं है, आपको कैसे पता कि बीजेपी के भ्रष्टाचार से सारी जनता त्रस्त हो गई? अभी वोटिंग होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, इतनी जल्दी कैसे पता लग रहा है? रीमा, मैं दो बातों का जवाब दूंगा। मैंने जो भ्रष्टाचार की मैंने आपको बात किया, आप जाइए गुजरात में, और मोदी का आंकड़ा भी साफ साफ इस बात का सबूत है कि मोदी ने जयसु भाई पटेल जो ओरेवा का मालिक था, उसने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया, व्हाइट में चंदा दिया, इलेक्ट्रोल बोर्ड से चंदा दिया। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, आज तक उससे एफआईआर नहीं, पकड़ा किसको? सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा, किसको? मैनेजर को। धनेंद्र जी, जांच से पहले ये सारी चीजें आपके कौन से सोर्सेज है जो दे देते हैं बाहर? धनेंद्र जी, जांच चल रही है ना, जांच तो होने दीजिए। आप कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में काम करते हैं? चलिए, मैं शोभा खड़ी जी से जवाब लेती हूँ, जवाब ले लेते हैं। 10 सेकंड में कांग्रेस की बात का भी जवाब दे दूं। नहीं, एक एक करके बात करते हैं ना। अभी आपने एक बड़ा आरोप लगाया है। एक सेकंड धनेंद्र जी, कांग्रेस पर फिर आते हैं, एक बार इस पर जवाब ले लो, फिर आप कांग्रेस पर बात कीजिएगा। शलम मणि जी। उसने बहुत सारे लोगों को ठगा, लेकिन वो जो महाठग खुद ही परेशान कि मैंने लोगों को क्या उन्होंने आवाज उसने बताया, बताया है, बयान में बताया लोगों ने चंद्रशेखर जो महाठग के तौर पर को ख्याति है उसको ठगा। उसने भी करोड़ों, किसी ने देखा कि पूरे खाना में कर दिया, इनके जो कैसे करके पड़े हुए हैं। ये बहुत चुनाव नहीं लड़ेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, मकान नहीं बनाएंगे, अभी खर्च करेंगे, उनके लिए बना के बैठे हुए आ गया और तो पता कभी 5 काम किया है। दिल्ली के नौजवानों पर चाहते हैं आपने फायदे गली गली में शराब की बोल दी आपने और तमाम स्कूल खोले, एक सामने आ गया है। वो टकवा तौर पर ये लोग गुजरात में आम आदमी पार्टी ये कर रहे हैं, तो पता है जनता पार्टी तो विजय बहुत जैसे आपस का चुनाव लड़, लेकिन गुजरात के बारे में और ईमानदारी का टिकोरा पीछे लालू जी जाकर लालू चाहिए उनकी महिमा जाति बहुत भी चाहिए क्या आप लालू से एक महाराष्ट्र कि आपको केजरीवाल और केजरीवाल जनता वो वीडियो ठीक है सर बता इस तरह से ठीक है। मैं जरा टीम से कहूंगी एक बार शलम मणि जी की ऑडियो भी चेक करें, क्योंकि उनकी ऑडियो में लगातार प्रॉब्लम आ रही है और ऑडियो ब्लास्ट चल रही है। लेकिन मैं जरा महिमा जी के पास आना चाहूंगी। महिमा जी, 2 सवाल है जो कि गुजरात से रिलेटेड है कांग्रेस पार्टी के लिए अगर पूछे जाए तो। कांग्रेस ने जिस तरह से 1985 में एक रिकॉर्ड कायम किया था, उसके बाद से लेकर लगातार कई सवाल खड़े हुए कि क्यों कांग्रेस अब तक अपना ही वो रिकॉर्ड दोबारा से कायम नहीं कर पाई, खास करके जो खाम प्रयोग किया गया था उसको लेकर। अब अगर कांग्रेस से सवाल पूछा जाए इस चुनाव में तो वो क्या है? मैं आपकी जो आखिरी बात आपने क्या प्रयोग किया था जो कांग्रेस ने एक बार दोहराएंगे आप प्रीमा जी, as well as an exchange of आपकी views कांग्रेस ने जो on various regional क्या and प्रयोग किया था? महिमा जी, आपका ऑडियो फ्रीज हो गया है और आपका आई थिंक देयर इज सम सिग्नल इशू। मैं एक बार जरा इसको चेक कर रहा हूँ, लेकिन एक बार हम सीधे जरा विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस वक्त हो रही है वहां ले चलते हैं और तब तक हम टेक्निकलिटीज को ठीक कर लेते हैं। हाँ, आज आप लोगों की ऑडियो भी ठीक से नहीं मिल पा रही है, कुछ इश्यूज हैं, लेकिन आपने जो अंत में सवाल national developments in various domains will be discussed. The visit will be in continuation of the regular high-level dialogue between the two sides. External Affairs Minister had last visited Russia in July 2021, followed by the visit of the Russian Foreign Minister to New Delhi in April this year.
I'll open the floor for questions, etc. Anybody has? Okay. You want to start, Siddhant? I saw your hand first, but I'll come back to you guys. So, the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif was on a visit to Beijing, where there was a joint statement by the Chinese and the Pakistanis mentioning Kashmir, the Chinese side mentioning the UNSC resolution and bilateral pacts. So, what's India's response to breaking up of Kashmir by both the countries? Breaking up. Okay. Yes. Hi, this is Yeshi Seli from the New Indian Express. I'd like to know, 8 former naval officers have been in detention in Doha, and there is, for the last 3 months since August, and there is no news of why they are under detention. I'd like to know. सर मैं कविता जोशी हूँ हरिभूमि न्यूज़पेपर से। मेरा सवाल सिद्धांत के सवाल से ही जुड़ा हुआ है। कल जो मुलाकात हुई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच में, उसमें ये कहा गया जॉइंट स्टेटमेंट में कि एक इशू तो जम्मू कश्मीर का आया, दूसरा इशू था कि सीपैक के एक्सटेंशन को लेकर के अफगानिस्तान, जिस पर सहमति बनी दोनों देशों के बीच में, ये भी कहा गया, और आतंकवाद के मसले पर भी दोनों के बीच में बातचीत हुई है, जिसमें चीन ने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो कार्रवाई है अभी तक आतंकवाद को लेकर के उससे वो सहमत है, और दोनों देश जो है वो आतंकवाद और जो आतंकवाद विरोधी जो कार्रवाई है, जैसे यूएन के लेवल पे जैसे हम प्रस्ताव लाते हैं आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने के लिए, चीन उनको वीटो करके रोकता है, तो उस तरह की जो कार्रवाई है आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, उसका दोनों देश पॉलिटिसाइजेशन नहीं कर रहे हैं, तो इस पर विदेश मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है? Good afternoon, Arindam. Good afternoon, colleagues. Thank you for details on the upcoming visit of Dr. Jaishankar to Moscow. My question is, how do you see the main intention of the visit? What are you going to discuss firstly? Okay, I heard that you said bilateral issues, international, how the regional one, but what is your intention with what? I don't know, route you go there to Moscow. And it's very interesting also that you mentioned... I'm not going. No, I'm not going. So my minister is... So, Dr. Jaishankar will meet not only his Russian counterpart, but also Vice Prime Minister of Russia, which is simultaneously is the head of Ministry of Trade of Russia. So what does it mean? Okay. You had a hand. Yes, I'll take this round. I'll come back to you. Microphone. Karmukun Sharma from NDTV India. अभी कुछ ही देर पहले खबर आई है कि पाकिस्तान में वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जो मार्च में फायरिंग हुई है और खुद इमरान खान भी इंजर्ड हुए हैं, पाँव में उनको गोली लगी है, कोई प्रतिक्रिया इस पर? Okay, let me take this round of questions and I'll take a second round. Let me start with, I think Siddhant you raised it and I think Kavita ji आपने भी इसका जिक्र किया. Let me we have noted that the joint statement that was released following the visit of the Prime Minister of Pakistan to China contains several unwarranted references to the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir. It also mentions projects under the so-called China-Pakistan Economic Corridor, the CPEC, and its extension to third countries, as I think Kavita was referring to. Look, we have consistently rejected such statements, and all parties concerned are well aware of our clear position on these matters. The Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh are and will always will be an integral and inalienable part of India, and no other country has the locus standi to comment on the same. As regards this so-called China-Pakistan Economic Corridor, we have consistently conveyed our protests and our concerns to China and Pakistan. CPEC includes projects on the sovereign territory of India that is under forcible and illegal external occupation. We resolutely reject any attempts to utilize such projects to change the status quo in the area. Any attempts to involve third parties in such activities are inherently illegal, illegitimate, and unacceptable, and will be treated as such by us. I think that would be a statement.
कविता जी, आपने जिसका जिक्र किया था, दोनों मुद्दों पर मैंने जवाब दे दिया है। अगर आप चाहें जी। नहीं, इसमें भी आपने जैसे कहा कि हमारे सीपेक के बारे में हमने अपना रवैया पहले से भी साफ कर रखा है। इस बार भी मैंने अभी जैसे अंग्रेजी में कहा, ये हमारा पोजीशन है। टेररिज्म के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं कहूंगा, क्योंकि वो दोनों के बीच में उन्होंने क्या सफाई उनको दी है और क्या कहा है। हमारे जो अपेक्षा है पाकिस्तान से टेररिज्म पे, इस पे तो हम बहुत बार दोहरा चुके हैं हमारा पोजीशन। और लिस्टिंग के बारे में भी, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्टिंग पे भी हमने पॉलिटिसाइजेशन या इस तरह के कोई और नजरिए से देखने से हमने सख्त खिलाफ इसके हमने कहा भी है। हमारा ये मानना है कि हर कोई लिस्टिंग प्रपोजल को हमें उसके डॉसियर के ऊपर देखना चाहिए, उसके फैक्ट्स के ऊपर देखना चाहिए, और हम भी इसी से हम भी चाहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में सब इसी से हम सहमत हैं, सिवाय एक दो कंट्रीज पे, और हम तो यही दोहराएंगे। और ऑन द इशू ऑफ द सॉरी opposition on that, what I mentioned to Siddharth, आप पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के हाल की जो चीन यात्रा के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी की गई थी, जिसमें भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ अनुचित संदर्भ में कुछ कमेंट किए गए थे। ये जो सो कॉल्ड चीन पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपेक जिसे कहलाते हैं, उसके तहत प्रोजेक्ट्स और तीसरे देशों के इसके विस्तार का भी उल्लेख किया गया है उस वक्तव्य में। हमने लगातार ऐसे बयानों को खारिज किया है, और सभी संबंधित पक्ष ने इन मामलों पर हमारी स्पष्ट स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अभी जैसे मैंने कहा, जहां तक ये चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सो कॉल्ड सीपेक का संबंध है, हमने लगातार चीन और पाकिस्तान को अपना विरोध और अपनी चिंताओं को से अवगत करा रखा है। सीपेक में भारत के सॉवरेन टेरिटरी को जबरन और अवैध बाहरी कब्जे वाले प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। हम इस क्षेत्र में स्टेटस को बदलने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स का उपयोग करने के किसी भी प्रयास को खारिज करते हैं। ऐसी गतिविधियों में तीसरे पक्ष को शामिल करने का कोई भी प्रयास स्वाभाविक रूप से अवैध, नाजायज और हमें अस्वीकार्य है। तो विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस वार्ता आप सीधे इस वक्त देख रहे थे, और आप हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जो जुड़े हुए थे गुजरात पर, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे उसी पर वापस लौटते हैं। और शलम मणि जी हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे फिर से, क्योंकि उनके तकनीकी गड़बड़ी की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं वो अभी। घनेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। घनेंद्र जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी, क्योंकि कई सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आज जो गुजराती में एक अलग ही रंग में वो दिखाई दिए, तो गुजराती सीख ली है क्या अरविंद केजरीवाल ने? देखिए रीमा जी, मैं उस समय आपको जो कह रहा था कि हमारे ऊपर बार बार कांग्रेस आरोप लगाती है, और कांग्रेस के आरोप को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पूरे देश, अरुणाचल से लेकर कर्नाटक तक, कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, कांग्रेस के अब तक 325 विधायक भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। 325 से ज्यादा विधायकों ने जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। कर्नाटक में कांग्रेस को मैंडेट मिला था, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मैंडेट मिला था, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो कांग्रेस बिकाऊ पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी खरीदने वाली पार्टी है। पिछली बार भी गुजरात में कांग्रेस को 79 विधायक गुजरात के लोगों ने दिए थे। आज कांग्रेस के पास 62 विधायक बचे, 17 विधायक भारतीय जनता पार्टी में दिख चुके, भारतीय जनता पार्टी में जा चुके। तो कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी गुजरात में भी जीरो पे है और देश में भी जीरो पे है। कांग्रेस को देश के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस अब रिजेक्टेड पार्टी हो चुकी है। कांग्रेस से लोगों की अपेक्षा खत्म हो चुकी है। कांग्रेस ना तो देश में अपनी भूमिका का ढंग से निर्वहन कर पा रही, ना गुजरात में। घनेंद्र जी, मैं पूछ रही थी कि नहीं घनेंद्र जी, मेरा सवाल था कि अरविंद केजरीवाल जी जितना गुजरात में इस वक्त फोकस कर रहे हैं, उन्होंने गुजराती सीख ली है क्या? क्योंकि आज उन्होंने बड़ा एक संदेश गुजराती में दिया। देखिए, निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी जिस तरीके से गुजरात में जा रहे हैं, गुजरात के लोगों ने बहुत प्यार दिया है। और ये गुजराती सीखी ने गुजरात के लोगों से बात कर करके, वार्तालाप कर करके गुजरात के लोगों ने दिखा दी। क्योंकि गुजरात जो है, गुजरात देश को नई दिशा देने वाला है। गुजरात
अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को एक्सेप्ट करने को तैयार है। और गुजरात का मतलब है कि हम गुजरात में जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी पूरे देश में एक मैसेज जाएगा और गुजरात का निकला हुआ मैसेज पूरे देश में जाता है। ये ऑलरेडी आपने देखा, इसके कई जगह एग्जाम्पल्स भी हैं। और गुजरात में क्योंकि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लागू होते ही ये पूरे देश में तो गणेंद्र जी कुछ ऐसी ही बातें तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी की गई थी। पूरी ताल ठोक कर मैदान में थे अरविंद केजरीवाल और कहा था सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी की बदलेगी, देश बदलेगा, राज्य बदलेगा, सब कुछ बदल के रख देंगे। वहां पर जनता ने कुछ कहा नहीं। देखिए रीमा जी, हमारी पार्टी 2012 में बनी है, वही हमारी 8 साल पुरानी पार्टी। 8 साल पुरानी पार्टी का अगर आप इतिहास देखोगे तो दिल्ली में एक बार नहीं 3-3 बार हमने सरकार बनाई और हिस्टोरिकल मैंडेट के साथ बनाई। पंजाब में हिस्टोरिकल मैंडेट के साथ हमने सरकार बनाई। गोवा में हमारी पार्टी का खाता खुल गया। अब हमारी पार्टी नेशनल पार्टी बनने की तरफ है। जैसे गुजरात हिमाचल का रिजल्ट आएगा हम नेशनल पार्टी बन जाएंगे। तो आपका मुकाबला, एक सेकंड, कांग्रेस की प्रवक्ता मेरे साथ आ गई हैं, जुड़ गई हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। इसीलिए मैं आपसे सवाल जानना चाहती हूँ कि मुकाबला बीजेपी से, कांग्रेस से, किसको मुकाबले में मान रहे हैं आप? कांग्रेस को कहीं मान रहे हैं ना अपने सामने? देखिए रीमा जी, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि कांग्रेस देश में इरिलेवेंट हो चुकी है, कांग्रेस देश में अप्रासंगिक हो चुकी है, कांग्रेस को लोगों ने सीरियस लेना बंद कर दिया, कांग्रेस देश में पूरी तरीके से खत्म हो गई। गुजरात में भी कांग्रेस खत्म है क्योंकि गुजरात में भी पिछली बार 79 विधायक दिए थे गुजरात के लोगों ने। आज 62 बचे, 17 विधायक इनके बिक गए। अब तक 325 विधायक भारतीय जनता पार्टी पे जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना चुके। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। तो कांग्रेस बी टीम है, मतलब कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की? कांग्रेस क्या बी टीम है बीजेपी की? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब तक इन्होंने गुजरात के लोगों को मैच खेल के गुजरात की डेवलपमेंट, ठीक है, चलिए गुजरात के लोग इनके जाते में नहीं आएंगे। ओके, घनेंद्र जी का तो ये कहना है और आम आदमी पार्टी का कि आपकी पार्टी का पूरा वजूद महिमा जी खत्म हो चुका है, देश भर से इररेलेवेंट हो गई है कांग्रेस पार्टी, और अगर कोई जगह ले रहा है आपकी तो वो आम आदमी पार्टी है गुजरात में भी। कौन किसकी जगह लेगा और कौन किसको जगह देगा ये तो जनता ने तय करना है रीमा जी। ये यहाँ पैनल पर बैठे हुए पैनलिस्ट्स ने तो तय नहीं करना, ना मैंने, ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने, ना भाजपा के, ना आपने। तो जनता जनार्दन है और जनता फैसला सुनाएगी। जनता ने ही अतीत में फैसला सुनाया है और मुझे बड़ा गर्व है ये कहने में कि भारत वर्ष जो है वो एक लोकतंत्र है जिसको पिछले 75 सालों में 2000 कांग्रेस मजबूत उसको इतना स्तर पर ले गई कांग्रेस कि वो आज जो है, आज जो पार्टियां आई हैं उसका क्रेडिट ले सकती हैं और खुशी खुशी लें। और ये तो समय का पहिया है, घूमता रहता है, लोकतंत्र है। तो आज जिसकी है कल उसकी पट भी होगी। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को मैं ये कह दूं कि जिस तरह से भाजपा बदगुमानी की शिकार रही है, आम आदमी पार्टी ये ना भूले कि पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था का जिस तरह से लचर होना अभी विदित होने लगा है लोगों को, ये गुजरात के अंदर भी सिर्फ इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, बहुत समय नहीं लगेगा ये देखने में। क्योंकि देखिए, एक दिल्ली जैसे स्टेट में जहां आप सारा दारोमदार सरकार के ऊपर डाल दे सकते हैं कि सरकार के पास पुलिस है, केंद्र सरकार के पास पुलिस है और हम क्या करें, वो ना पंजाब में होगा ना गुजरात में होगा। तो इसलिए कोई बात नहीं, जो उनके व्यूज हैं, जो उनका राष्ट्रीय पटल पर बात रखने का तरीका है, मैं उसका खंडन करती हूँ और उनके शब्दों के चयन का भी खंडन करती हूँ। महिमा जी लेकिन कर सकते ठीक है महिमा जी मैं एक मिनट और लूंगी और उसके बाद में बोलूंगी। देखिए, भाजपा, क्योंकि मैं पहली बारी में आपने जो सवाल पूछा वो मैंने कहा न सिर्फ गांव को हताश किया है, न सिर्फ सरकारी मुलाजिमों को हताश किया है, न सिर्फ उसको कर्ज का गढ़ बना दिया है, बल्कि गुजरात को एक ड्रग गेट बना दिया है। हमने हजारों करोड़ों की जो ड्रग्स आती हुई देखी, अभी भाजपा के प्रवक्ता पैनल पर हैं कि नहीं मालूम मुझे, लेकिन जो हजारों करोड़ों की ड्रग्स वहां आती हैं, पहली कड़ी में मैंने जहां एजेंसियों की बात की थी, मैं ये भी कहूंगी कि वही एजेंसियां वो हजारों करोड़ों की ड्रग्स मिलने पर भाजपा के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। वहां पर भाजपा का शासन रहा है, आज से नहीं है, सालों साल। ठीक है, ये मुद्दा है जो कि वहां पर आप चुनाव में उठा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल तो महिमा जी ये था कि आप ये मान रही हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो जगह थी
वो अब आम आदमी पार्टी ले रही है, क्योंकि जो बज़ क्रिएट किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिस तरह से रैली पर रैली कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, हफ्ते में 4 दिन अब गुजरात में दिखाई दे रहे हैं, सभी जगह पर चर्चा में आ गई है आम आदमी पार्टी। वोट कितने पड़ेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो टक्कर में है ना। बहुत अच्छी बात है, ये तो लोकतंत्र को मजबूत करने वाली बात है कि कंटेंडर्स जितने ज्यादा होंगे, लोगों के पास महिमा जी का सिग्नल्स में प्रॉब्लम आ रही है। मैं जरा अनिल जी के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगी और हम देखें कि क्या टेक्निकल गड़बड़ है। धन्यवाद जी, मैं आ रही हूं आपके पास। अनिल जी, जो आपने यहाँ पर बात सुनी कांग्रेस की तरफ से जो वादे और दावे किए जा रहे हैं और खासकर आम आदमी पार्टी, लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि 1985 जिसका जिक्र आपने अब से कुछ देर पहले किया था, 85 से लेकर अब तक इतना क्या बदल गया कि अब वो पार्टी आम आदमी पार्टी जिसका अस्तित्व कुछ समय पहले से ही आया है, वो अब ताल ठोक कर मैदान में है और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को चुनौती मिल रही है उससे? देखिए, कांग्रेस चूंकि लगातार आजादी के बाद देश में सत्ता में रही है और राज्यों में भी रही है, जो आपने 85 में माधव सिंह सोलंकी तब चीफ मिनिस्टर बने थे, उसका आपने उल्लेख किया, क्षत्रिय और वो कई जातियों को जोड़कर गठजोड़ बनाया था, वो प्रयोग समय समय पर होते रहे हैं। लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी जी का जादू है, उसके सामने बाकी पार्टियां फीकी पड़ रही हैं। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर कोई उंगली अभी तक नहीं उठ पाई है। और चूंकि वो गुजरात उनका अपना राज्य है, गुजरात के वो इतने समय तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं और अभी भी जो हमारे गृह मंत्री हैं वो भी गुजरात के हैं, तो जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों चाहते हैं कि गुजरात में बीजेपी को डेंट लगाएं, ताकि हम पूरे देश में, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि गुजरात का मैसेज अलग होगा, तो बीजेपी इन सब बातों से अवगत न हो, ऐसा हो नहीं सकता। उनकी चुनावी तैयारी लगातार है। नड्डा जी लगातार कहते हैं कि हम तो 5 साल पूरे ही चुनाव के मूड में रहते हैं और बूथ लेवल तक काम करते हैं। दुविधा यह है कि आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जी मेहनत कर रहे हैं, पर उनका सांगठनिक ढांचा नहीं है, अभी तैयार नहीं हुआ। और कांग्रेस की दुविधा यह है कि राहुल गांधी जी अभी तक गुजरात नहीं गए, उनके पास कोई जिसे कहते हैं कि जो स्टार प्रचारक हैं उनका भी अभाव है, और बड़े बड़े नेता कई कांग्रेस के छोड़कर भाजपा में चले गए पिछले दिनों। अभी उन्होंने बताया कि जो जीते थे 77 या 79, उनमें से काफी लोगों ने इस्तीफा देकर चले गए। खुद शंकर सिंह वाघेला कभी इधर गए कभी उधर गए, भाजपा से निकले कांग्रेस में गए, अलग गए, और किसी को कोई राह दिख नहीं रही है। तो गुजरात में जो विपक्ष है वो माहौल चाहे जो भी बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उनका जो मनोबल है, मनोबल बहुत मजबूत स्थिति में किसी विपक्ष का नहीं है। और कांग्रेस का ये कहना कि हवा में है सिर्फ आम आदमी पार्टी, और आम आदमी का पार्टी का कहना कि अप्रासंगिक हो चुके हैं, तो भाजपा को मेरे ख्याल से इसमें लाभ ही है। अगर ट्रायंगुलर कंटेस्ट होता है तो वो ये कह पाएंगे कि न ये इस स्थिति में, ना हम इस स्थिति में, और आप त्रिशंकु विधानसभा के बजाय अच्छा है कि भाजपा को ही मौका दें। धनेंद्र जी, 4 तारीख को आप लोग डिक्लेयर करने वाले हैं कौन होगा चेहरा, तो क्या पत्ते खुल चुके हैं अब? क्योंकि अभी तक समझ में आ नहीं रहा है कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही वहां जा रहे हैं, दिल्ली तो नहीं छोड़ के वो गुजरात के सीएम बनेंगे ना, तो कौन है वहां पर? देखिए, निश्चित तौर पर 4 तारीख का आप दिन तैयार कीजिए। हमने एक पब्लिक रेफरेंडम मांगा है। पब्लिक रेफरेंडम के जरिए आम आदमी पार्टी एक डेमोक्रेटिकल पार्टी है, और जैसे हमने पंजाब में जिस तरीके से पब्लिक रेफरेंडम मांगा था, पब्लिक ने जो राय दी, पब्लिक की राय पे हमने वहां पे भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करा। निश्चित तौर पर गुजरात से भी 4 तारीख का इंतजार कीजिए। निश्चित तौर पर एक अच्छा चेहरा आएगा जो पूरे गुजरात को एक साथ लेकर चलने का काम करेगा। और मैं फिर वही कह रहा हूं, देखिए आज कांग्रेस के साथ क्या हो रहा है कि कांग्रेस बिकाऊ पार्टी है। कांग्रेस पूरी तरीके से 325 विधायक कम नहीं होते, पूरे देश में 325 लोग दिख गए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, अच्छा ये तो आपने बोल ही दिया था, वक्त की कमी है। धनेंद्र जी, आरोप आप लगा चुके हैं, इस पर महिमा जी ने अभी जवाब भी दिया था, इस पर महिमा जी ने अभी जवाब भी दिया था। ठीक है, मैं महिमा जी के वक्त की कमी है, धनेंद्र जी वक्त की कमी है। ठीक है धनेंद्र जी, वक्त की कमी है। महिमा जी को लास्ट में शब्दों का चयन है, महिमा जी के पास में लास्ट के शब्दों का चयन आप अपने चैनल के ऊपर, और ये राष्ट्रीय चैनल है दूरदर्शन, जिसे गांव-गांव में बच्चा बच्चा दिखता है। बिकाऊ पार्टी, ये किस तरह के शब्दों का चयन एक राजनीतिक प्रवक्ता करते हैं? खंडन करती हूँ। बिकाऊ पार्टी शब्दों का चयन होता है, जिनके उप मुख्यमंत्री के ऊपर दिल्ली के अंदर कार्रवाई चल रही है शराब के लिए, लिकर ठीक है महिमा जी, चलिए जिन्होंने बिकाऊ पार्टी, आप बिकाऊ पार्टी हो और बीजेपी खरीदने वाली पार्टी है। एक पार्टी बिकने को तैयार है, एक पार्टी खरीदने को तैयार है। अच्छा ठीक है, चलिए चलते चलते महिमा जी, मैं आपसे भी यही सवाल पूछूंगी, आपका चेहरा कौन है वहां पर?
देखिए, ये तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनको तय करना है। हमारे जो अध्यक्ष हैं पार्टी के और जो गुजरात के अंदर जो डिसाइडिंग अथॉरिटीज हैं वो डिसाइड करेंगी, रीमा जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता वोट जब देती है तो वो एक विचारधारा को वोट देती है, वो व्यक्ति विशेष की बजाय। हम अमेरिका नहीं है जहां पर व्यक्ति विशेष के ऊपर या नाम के ऊपर वोट होना चाहिए, वो विचारधारा को होना चाहिए, नफरत की राजनीति के विरुद्ध होना चाहिए। ठीक है महिमा जी, इस पर तो मैं कई सारे सवाल आपसे हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज वक्त की बाधा है। फिर कभी गुजरात पर तो अब चर्चा लगातार चलती रहेगी, क्योंकि आज तो आगाज ही हुआ है। अब आगे मैदान में बहुत सारी बातें सामने आएंगी चुनाव को लेकर, चुनावी समर में कौन कौन क्या बात करती है, उस सब पर हम फिर से चर्चा करेंगे। आज बहुत ही खास मेहमान आप हमारे साथ जुड़े, बेहद ही शुक्रिया 5 की पंचायत के इस शो में आज जुड़ने के लिए। और जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से एक अलग ही दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि बीजेपी जो गुजरात में 5 साल में जो उसने किया, और खासकर जो डबल इंजन की सरकार के जो फायदे हैं, जो काम किए गए, उनको गिना रही है। और पिछले कई चुनाव में भी यही देखने को मिला है कि जब विकास का नारा दिया गया है तो बाकी के तमाम जो नारे हैं, अब जनता उस पर कितना भरोसा करेगी, ये आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।